चल बाबू, आज हम लोग जो है सो संविधान का एक छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रस्तावना। अंग्रेजी में इस प्रस्तावना को हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है प्रीएम्बल, ठीक है। हिंदी में इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव में आगे चल करके जो है सो प्रस्तावना कहलाया। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई है 13 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई, इस बैठक में तब के जो है सो संविधान सभा के सदस्य पंडित नेहरू ने जो है सो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने जो है सो अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके साथ ही संविधान लिखने की कार्यवाही शुरू हो गई, ठीक है ना। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि संविधान लिखने की जो तिथि है वो 13 दिसंबर 1946 है। ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके जो है सो संविधान का प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना बना। इससे जुड़े हुए जो एग्जाम में सवाल बन सकते हैं उसको हम लोग जरा देखेंगे कि क्या है ये प्रीएम्बल, ठीक है ना। सबसे पहले ये प्रीएम्बल है क्या। जैसे जब आप एक मूवी देखते हो, वो मूवी 3 से 4 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है, तो उस मूवी का सबसे पहले जो है ना एक अच्छा नाम दिया जाता है। नाम देने के साथ ही हमारे दिमाग में उस इमेज आने लगती है कि इस मूवी के अंदर में क्या कहानियां दी होगी। जैसे एक नाम है मूवी का रोटी, जैसे ही फिल्म का नाम रोटी हमारे दिमाग में आया, ये 2 अक्षर का, ये रोटी शब्द 2 अक्षर का है और ये फिल्म 3 से 4 घंटे की है, तो इस रोटी फिल्म हमारे दिमाग में जैसे ही आया कि इस फिल्म का नाम रोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे संबंधित जो रोटी नाम का फिल्म है हमारे दिमाग में तस्वीरें बनने लगी कि इसमें कोई गरीब आदमी रहा होगा, वो बहुत कठिनाई से किसी तरह से अपने परिवार के पेट भरने के लिए इस रोटी का इकट्ठा करता होगा, यानी कि भोजन का इकट्ठा करता होगा। उस पर फिर गांव के जो वैसे लोग जिनकी जमीन पर नजर है, गरीबों का अन्न छीनना जानते हैं, ऐसी कमाई को भी वो टैक्स के रूप में गरीबों से ले लेते हैं। फिर इसके लिए वो गरीब जो है सो संघर्ष करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, आंदोलन करता है। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं कि जैसे एक कहानी हम पढ़ते हैं, एक कविता पढ़ते हैं, तो उसका एक शीर्षक दिया जाता है, हेडिंग दिया जाता है। हेडिंग उसका संक्षिप्त रूप है और वो संक्षिप्त रूप से हम जान जाते हैं कि इस पूरी कहानी का जो है अंदर में क्या रह रहा होगा, ठीक है ना। वैसे ही भारतीय संविधान जिसमें 22 अनुभाग हैं, भारतीय संविधान जिसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, और 395 अनुच्छेद है, ठीक है ना। और आप जान रहे हो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का अगर है तो भारत का है। इतना बड़ा लिखित संविधान किसी देश का नहीं है जितना भारत का है, ठीक है ना। ये पूरे संविधान में जो है सो इतने सारे हिस्सों में ये बटा हुआ है और दुनिया का सबसे मोटा पुस्तक है ये। अगर इस संविधान का अगर हम संक्षिप्त रूप जानना चाहें कि संविधान क्या कहना चाहता है, संविधान के अंदर में है क्या, ठीक है ना, तो उसके प्रस्तावना पढ़ने से समझ में आ जाता है कि संविधान क्या कहना चाहता है। अगर हम इसको एक लाइन में अगर हम व्याख्या करना चाहें कि संविधान क्या है, अथी प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना कहता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का सार होता है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का सार होता है, संविधान का सार होता है, संविधान का सार होता है। सार मतलब जो संविधान कहता है उसका वो छोटा रूप है प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना पूरे संविधान में क्या है और पूरे संविधान के अंदर में क्या व्याख्या की गई है उसके संक्षिप्त रूप को ही कहा जाता है प्रस्तावना। अगर एक लाइन में अगर आप याद रखना चाहो तो संविधान के संक्षिप्त रूप को कहा जाता है प्रस्तावना, ठीक है ना। दुनिया के अगर किसी देश में सबसे पहले अगर प्रस्तावना आया, दुनिया के अगर किसी देश के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना आया तो वो देश था यूएसए, अमेरिका। अमेरिका अपने देश के संविधान में सबसे पहले जो है सो इस प्रस्तावना को शामिल किया, ठीक है ना। अब इसका जो है सो प्रस्तावना से संबंधित जो संविधान लिखने के समय में प्रस्तुत हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, तो इस प्रस्तावना का जो खाका तैयार किया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम है पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, ठीक है ना। अब प्रस्तावना से संबंधित अभी लगातार कई सारे एग्जामों में एक प्रश्न जो पूछा है, जहां पर हम फंस जाते हैं, वो प्रश्न ये पूछा है कि किस व्यक्ति ने इस प्रस्तावना को संविधान का
परिचय पत्र कहा है, इस संविधान का परिचय पत्र कहा है। और वहां पर 4 ऑप्शन होते हैं। हमको लगता है कि इसमें अम्बेडकर जी होगा, नेहरू जी होगा, इस आधार पर हम टिक आउट यही कर देते हैं, लेकिन नहीं। ये जो सवाल है कि किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, इसका सही उत्तर है नानी पालकीवाला, जो एक प्रसिद्ध वकील हुए हैं, ठीक है ना। इंदिरा गांधी के खिलाफ कई सारे मुकदमे इस व्यक्ति ने लड़ा और जीता। नानी पालकीवाला एक प्रसिद्ध कानूनविद यानी वकील हुए हैं। इसी व्यक्ति ने, नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक है ना, संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े। ये प्रस्तावना से संबंधित जो एग्जाम में सवाल बनते हैं वो ये, आप लोग सरकारी विद्यालय में जब प्रेयर होता है तो इसको सुने होंगे, और सरकारी विद्यालय का जो बुक होता है एनसीईआरटी का, उसमें आप देखते होंगे कि उसका जो पृष्ठ होता है ऊपर वाला, उसमें लिखा हुआ रहता है और ये शुरू होता है। इसमें सब कुछ आप मत याद रखो, लेकिन कम से कम जो सवाल बनते हैं वो जरूर याद रखो आप। इसमें ये शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को, अब यहां पर देखो पहला जो शब्द है उसका नाम है प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न। दूसरा जो शब्द है उसका नाम है समाजवादी, समाजवादी, ठीक है। तीसरा जो शब्द है उसका नाम है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। चौथा जो शब्द है उसका नाम है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। अभी तक बहुत सारे एग्जामों में इस प्रस्तावना के ये जो शब्द हैं 4 शब्द, ठीक है। और ये प्रस्तावना शुरू हो रहा है कहां से? ये प्रस्तावना शुरू हो रहा है हम भारत के लोग से, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को। अब इसके बाद ये जो 4 शब्द है एग्जाम में कैसे पूछता है से सीखो। ये जो है सो प्रस्तावना का क्रम संख्या है, इस क्रम में जो है सो इन शब्दों को लिखा गया है। एग्जाम में क्या करेगा कि ये जो शब्द हैं इसका सीरियल नंबर जो है सो इधर उधर कर देगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जिसका सीरियल नंबर ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको इन 4 शब्दों को ध्यानपूर्वक क्या करना, याद रखना है। उसमें पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न, ये पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न, जिसको अंग्रेजी में सोवेरेन बोलता है या सोवेरेनिटी कहा जाता है। दूसरा शब्द है समाजवादी, जिसको हम लोग सोशलिस्ट बोलते हैं। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेकुलर बोलते हैं। चौथा हम लोग इस शब्द है जिसका नाम है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना। जो चौथा शब्द है उसका नाम है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, कम से कम ये 4 शब्द जरूर याद रखो। परीक्षा में अभी तक ये पूछता आया है इसका सीरियल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रस्तावना से संबंधित अभी तक जो संशोधन हुए, इस प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार किसी सरकार ने हिम्मत जुटाया और इसमें जो है सो छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, और उसका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार ने, यानी कि इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी थोप करके जो है सो इस प्रस्तावना में, जिसके बारे में पहले यह था संविधान बनाने वालों का कि इस प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं होना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया कि इस प्रस्तावना में भी कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए जो आगे चल करके विवाद का कारण बना, ठीक है ना। और हमारे देश की राजनीति भी इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में 1975 में इमरजेंसी लगाया, और इमरजेंसी लगा करके 1976 में 1976 में एक अमेंडमेंट पारित किया, जिस अमेंडमेंट को हम लोग बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में भी इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। 3 शब्द जोड़े थे इसमें। पहला शब्द था समाजवादी, पहला शब्द था समाजवादी। दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और तीसरा शब्द था अखंडता। इन 3 शब्दों को लाया, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा विवाद जिस शब्द के कारण बना उसका नाम है सेकुलर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, अंग्रेजी में कहा जाता है सेकुलर, ठीक है। यह शब्द बहुत विवाद का कारण बना। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने इस शब्द पर बहुत जोर दिया और यह कहा कि अपने देश को, भारत को जो है सो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने यह सेकुलर शब्द को जोड़ा।
सेकुलर का मतलब कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये सब भी जो है सो आगे चल करके कई सारे राजनीतिक दलों का जो है सो सरकार के उदय और उत्थान का और उसके पतन का कारण बना। आज भी अब अगर टीवी डिबेट देखें तो इस पंथ निरपेक्ष जो है सो सबसे ज्यादा जो है सो हिटेड वर्ड है, ठीक है ना। इसमें जो है सो जो करंट में जो गवर्नमेंट है वो पिछले सरकार पर यह आरोप लगाती है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने सेकुलर वर्ड लाया, ठीक है ना। और जो करंट सरकार, उस समय की जो सरकार है वो अपना जो बयान देती है उसमें यह कहती है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसकी गहराई में हम जाएं तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। और इसका करंट जो इसका अगर हम देखें हिस्ट्री तो इसमें कई सारे बदलाव हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को इर्द गिर्द रख करके हम देख सकते हैं कि क्या पंथ निरपेक्ष का मायने हो जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस प्रस्तावना से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के हम जो है सो 2-3 फैसलों के बारे में देखेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस प्रस्तावना से संबंधित क्या फैसला दिया है, ठीक है ना। पहला फैसला है जिसका नाम है बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ। बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ। बेरूबाड़ी जो है एक स्थान है जो बांग्लादेश और भारत की सीमा को टच करता है, ठीक है ना। इस स्थान को लेकर के विवाद हुआ था और यह फैसला है 1960 का, 1960 का, ठीक है ना। इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय यह कहता है कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, ठीक है ना। प्रस्तावना से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हम जिक्र कर रहे हैं। प्रस्तावना से संबंधित जो पहला फैसला है वो बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ 1960 का यह फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय कहता है कि ये जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है, यानी दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है। आगे 13 सालों बाद एक महत्वपूर्ण फैसला आता है जिसको इतिहास में हम लोग केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, सॉरी केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का यह फैसला है। केरल राज्यवाद का यह फैसला है और यह फैसला है 1973 का। इस फैसले में जो है सो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो समझना है, ठीक है ना। केशवानंद भारती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना से संबंधित जो पुराने फैसले थे उस फैसले को पलट दिया, यानी पुराने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट दिया और यह कहा कि यह जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग ही नहीं बल्कि अभिन्न अंग है। लो, अभिन्न अंग है, ठीक है ना, अभिन्न अंग है, ठीक है ना। तो अगर बेरूबाड़ी के फैसले में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? बेरूबाड़ी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट 1960 में यह कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के फैसले में यह कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि अभिन्न अंग है, मतलब इससे अलग किया ही नहीं जा सकता। अगेन एक और तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया 1995 में, जिसको LIC ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ बोलते हैं। LIC ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ, LIC ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ 1995 का फैसला है। इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, 1995 के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, LIC ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ 1995 के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यह प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है ना, प्रस्तावना संविधान का अंग है। यानी दो फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, केशवानंद भारती के मामले में और LIC ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ के मामले में, ठीक है ना। और पहला फैसला जो बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ का था, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इससे जुड़े हुए जो सवाल आएंगे उसको संक्षेप में मैं आपको बता दूं। प्रस्तावना, जिसको अंग्रेजी में प्रियम्बल कहा जाता है, इसका एक और नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही आगे चल करके संविधान का प्रस्तावना बना, ठीक है ना। इस प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रियम्बल कहा जाता है, ठीक है। अगर सवाल होगा कि विश्व के किस देश के संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल आया, तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे अमेरिका, यूएसए के संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल आया, ठीक है ना। वहां से हमने जो है इसको, इसके स्ट्रक्चर को लिया, ठीक है ना। और इसका जो स्ट्रक्चर बनाया जिस व्यक्ति ने, उसका नाम है पंडित नेहरू। और इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है
वो ये कि किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और प्रस्तावना क्या होता है, तो एक लाइन में इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है, यानी पूरे संविधान में क्या लिखा हुआ है उसका शॉर्ट में जो बताता है उसका नाम है प्रस्तावना। ये शुरू कहां से होता है, हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को, पहला शब्द ध्यान देना, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, दूसरा शब्द है समाजवादी, तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 4 शब्द को क्रम में आप याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे मैंने बताया कि इस प्रस्तावना में केवल और केवल अभी तक संविधान 1950 में लागू हुआ और ये 2026 तक, यानी कि इन 76 सालों में अभी तक प्रियम्बल में केवल और केवल एक बार संशोधन किया है इंदिरा गांधी की सरकार ने, जब उन्होंने 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लगाया और 1976 में उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया जिसको हम लोग 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कहते हैं। और इस संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े, जिसमें पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। लेकिन इन 3 शब्दों में जो सबसे ज्यादा विवाद का कारण बना वो बना जो है सो आपका पंथ निरपेक्ष, जिसको हम लोग सेकुलर कहते हैं। ठीक है ना, और इसके आधार पर कई सारे सरकारें बनती और बिगड़ती रही है और कई सारे जो है सो करंट सरकारें जो है सो उस समय की तत्कालीन इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार को लेकर के आज भी जो है सो धज्जियां उड़ाती है कि उस समय की इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए किस तरह से सेकुलर वर्ड को लाया, जबकि संविधान निर्माता जो है वो चाहते थे कि कभी भी सेकुलर वर्ड संविधान में ना आए। ठीक है ना, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों के बारे में जिक्र किया, जिसमें सबसे पहला बेरू बाड़ी बनाम भारत संघ 1960 के फैसला। इसमें जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है ना, आगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 का फैसला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं बल्कि अभिन्न अंग है। और अगेन LIC ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ 1995 का फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है ना, तो यहां से आप प्रश्न को याद रखेंगे तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है।